भर में चल के ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन का जो मसला है कितना जटिल है और सरकार को किस ढंग से समझाया जाए कि ज़मीन के बारे में जो भी नीतियां बनाए सरकार, वो नीति किसान के पक्ष में और गरीबों के पक्ष में होना चाहिए, कंपनियों के पक्ष में नहीं होना चाहिए। क्योंकि भारत देश में 70% लोग आज भी खेती से जीवन जी रहे हैं, खेती से जुड़े उनका जीवन। तो ऐसे एक देश में खेती को नकार कर, खेती को अनदेखा करके, खेती को खराब करके, खेती को बिगाड़ के सिर्फ उद्योग के पीछे भागना एक विनाशकारी दौड़ है। ये सरकार को समझाने का कोशिश है हमारी ओर से। 2007 में 25,000 लोगों को लेके दिल्ली तक गए, चलते चलते गए तो महीने भर में पहुंचे दिल्ली। और दिल्ली पहुंचने के बाद सरकार को हमने बाध्य किया एक कमेटी गठित करने के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा करने के लिए कमेटी का गठन हुआ। वो कमेटी पूरे देश में यात्रा करके करीब 300 रिकमेंडेशन सरकार को दी है। और ये 300 रिकमेंडेशंस में यही बार बार कहा है कि कृषि योग्य ज़मीन, खेती लायक ज़मीन गैर कृषि कार्य के लिए देना नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस। गैर कृषि कार्य के लिए बहुत तेज़ी से कृषि योग्य ज़मीन, अच्छे ज़मीन को लिया जा रहा है। तो ऐसे कई रिकमेंडेशंस, करीब 300 रिकमेंडेशंस है उस पर। और उस पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का भी गठन किया है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। मैं उस कमेटी का सदस्य हूँ। अभी तक हमारे यात्रा में हमने देखा कि वो केरल में हो, तमिलनाडु में हो, आंध्र प्रदेश में हो, ये भौगोलिकरण के इस दौड़ में, वैश्वीकरण के इस दौड़ में, ग्लोबलाइजेशन के इस दौड़ में किसान बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं ज़मीन को बचाना। और आदिवासी बहुत तकलीफ में है कि ज़मीन को बचा नहीं पा रहे। और ख़ास करके जहाँ जहाँ मिनरल्स हैं, जैसे आपके यहाँ लिग्नाइट हैं और किसी के यहाँ कोयला है, किसी के यहाँ तांबा है, किसी के यहाँ लोहा है, जहाँ जहाँ मिनरल्स हैं वहाँ ज़मीन को बचाना अत्यधिक कठिन। अभी इस वक्त हम लोग भावनगर ज़िला जो है गुजरात का, ये यहाँ से गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र शुरू होता है। भावनगर ज़िला का ये घोघा तहसील है, जहाँ का ये थोड़ी गांव है। यहाँ 2004 से खेती किसानी की ज़मीन और गोचर की ज़मीन एक्वायर की गई और लिग्नाइट माइनिंग चल रहा है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन में लिग्नाइट पाया गया, लिग्नाइट माइनिंग चल रहा है। तो लोग जो बता रहे हैं उसके अनुसार यह है कि 4500 बीघा ज़मीन लोगों की खेती किसानी की तो एक्वायर की गई, पर साथ साथ GMDC जो एक गवर्नमेंट की कंपनी है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उन्होंने इलीगली 260 बीघा ज़मीन जो गौचर की है, जो गांव की कहलाती है और गांव के पशुओं के लिए आरक्षित है, उस ज़मीन पर भी कब्जा किया। सिर्फ कब्जा ही नहीं किया, पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड में भी ऐसे फेरबदल कर दिए, जिसकी वजह से गौचर की ज़मीन आज रिकॉर्ड पर बताई नहीं जा रही है। और लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि जिस समय में भी एक्विजिशन भी हुआ, लोगों से ज़मीनें भी ली गई, तभी मुआवजा इतना कम दिया गया कि मुआनो मुफ्त में लोगों से ज़मीनें ली गई है। वो खेती हो रही है? हाँ, ये बाजू तो खेती नहीं है, आ बाजू थोड़ी कम थी रही है। 6% तेमांथी 25% खेतीवाड़ी है, 75% ये लोग लई गया। 25% तो ये लोग બધું રેડી કરી દીધું। क्या करते हैं अभी लोग, क्या करते हैं? અત્યારે તો મજૂરી બધા કરવા માંડ્યા છે। ભાવનગર જાય તો કોઈ જુદા જુદા કામ કરી છે, કોઈ કડિયા કામ હોય ને યારે બકડિયા લઈને અમે મારે કોઈ કામ કરી છે। 100 રૂપિયા 150 રૂપિયા અમને મળે છે। અહીંથી 15 રૂપિયા આમાં ટિકિટ ભાડું થાય છે, 30 રૂપિયા આવા જવાનું થાય, 150 રૂપિયા આપે છે। અમે મારે ગુજરાત હાલીને નાખીએ છીએ। देखिए, लिग्नाइट माइनिंग जब होता है ना, तो बड़े पैमाने पर खुदाई करनी पड़ती है। और खुदाई करने से होता है ये कि एक तो वहाँ की जो अंदर की मिट्टी है जो उपजाऊ नहीं है और कई तरीके मिनरल्स वाली है, उसको आप बाहर निकालते हैं, तो बरसात से उसका पानी बहकर अगल बगल के पानी के स्रोतों को ख़राब करता है। दूसरा ये होता है क्योंकि गहरा गड्ढा होता है, तो अगल बगल के जो
कुएं और अंडरग्राउंड वाटर के स्रोत है, वो सारा ग्राउंड वाटर वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और गांव लोगों के कुएं हैं, बोरवेल से, वहाँ से पानी कम होने लगा है। तो लोगों के पास जो अपने पानी के स्रोत थे वो एक तरफ तो ओवरबर्डन की वजह से ख़राब हो रहे हैं। जो ज़मीन के ऊपर का पानी था, ज़मीन के नीचे का जो पानी था, वो उन गड्ढों में बाकी सारा पानी चले जाने की वजह से अब वो स्रोत भी ख़त्म हो रहे हैं और लोग एक तरह से सरकारी मदद और बाहर से कहीं से पानी लाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पानी का क्या दिक्कत है? पानी का खारा पानी અમારે કેવી રીતે અમારા માલ ને કેમ અમારે પાવા? તળિયાના પાણી બધા ખારા થઈ ગયા. હા, અમારે 2 વીઘા 3 વીઘા જમીન રહી છે. હું 2-3 વીઘા જમીન રહી એમાં અમારા કપાસ અમે કરીએ છીએ. અમે બાળકના મોઢા હાટુ કપાસ કરીએ છીએ. તો કપાસને અમારે ધોળા ફૂલ ફોદામાંથી કાળા મસ્ત ફોદા થઈ જાય છે. તો અમારી કપાસનો અડધો ભાવે નથી આપતા, અડધી કિંમત નથી આપતા. તો અમારી કેવી રીતે અમારા બાળકોનું પોષણ અમારે પૂરું કરવું બોલો? અને અમે બાજરો કરીએ તો બાજરો જાય, અમારે જુવાર ખાવાની ઓલી હોય એની ઉપર અમારે કાળી મસ્તરી વળી જાય છે. તો અમારે એ અનાજ ખવડાવવું કેવી રીતે બાળકોને, એમ કહો તમે. મારું નામ સંગીતા છે. હું આ ગામના સરપંચ શ્રી હિંમતભાઈની દીકરી છું અને અમારા ગામમાં કોલસાની ખાણ આવેલી છે. તો એના લીધે અમારા ગામમાં હજી તકલીફ થાય છે. કોલસાનું પાણી કાઢે છે તો કૂવામાં પાણી બગડી જાય છે, ખારું થાય છે. તેના લીધે નાના બાળકોને માલઢોરને પણ બીમારી ફેલાય છે.